ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का राशिफल। कल 22 अक्टूबर चंद्रमा का भरणी नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। भरणी नक्षत्र से जब ये कृतिका नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र के नक्षत्र के बाद सूर्य के कृतिका नक्षत्र में गोचर हो जाएगा चंद्रमा का। और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इस वीडियो में समझेंगे। दैनिक राशिफल की श्रृंखला में 19 अक्टूबर से जो ये स्टार्ट किया गया है कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पर, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर रोचक तथ्यों की जानकारी भी बीच बीच में दी जाती है और उसके बाद आपके राशिफल को दिया जाता है। मैं कोशिश तो करता हूँ संक्षेप में ही राशिफल दिया करूँ, लेकिन जो रोचक तथ्य मैं बताता हूँ उसको ज़रूर देखा कीजिए। आपकी लगन कुंडली क्या कहती है, लगन के अनुसार ही मेरा ये राशिफल होता है। चंद्रमा आपके शरीर के रिस्पेक्ट में कितना मूव करता है वो मैं चेक करता हूँ। शरीर का मतलब होता है लगन, और आपको पुराने वीडियो में लगन, राशि, ये सब चीज़ें पता चल गई होगी। तो आज का जो प्रश्न है देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और किस जगह से आप कमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राजेश जी हैं, वो आगरा से कमेंट कर रहे हैं, तो राजेश आगरा करके ऐसा लिख दीजिएगा ताकि आपके प्रश्न को मैं इसी दैनिक राशिफल वाले पंचांग से पहले जो मैं रोचक तथ्य बताता हूँ, किनका प्रश्न था, क्या प्रश्न था, उसको मैं ले सकूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। और साथ में आपको बता दूँ कि कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल जो ऐप है उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नया वर्ज़न आ चुका है। और साथ में आपको हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे द्वारा संपादकीय जो मैगज़ीन है ज्योतिष विज्ञान, जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी मंथली चीज़ें होती हैं, साथ में ज्योतिष का भी ज्ञानवर्धक लेख सभी मेरे संपादकीय में लिखा जाता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये आता है। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका फ्री डाउनलोड आपको दिया गया है। आपको अगर शेयर करना है किसी के साथ, क्योंकि आपको धर्म का अगर काम करना है तो इस मैगज़ीन को शेयर करके भी आप धर्म का काम कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आज का प्रश्न क्या है आप लोगों का। तो आज के प्रश्न पे देखते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं इसके बारे में पूछा गया है। शिव महापुराण में कितनी संहिताएं हैं इसके बारे में पूछा गया प्रश्न जो किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि शिव ही सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं, ये एकदम कन्फर्म बात है। शिव जी के बारे में जितनी भी चीज़ें आप अध्ययन कर लीजिए, आपको कम प्रतीत होता हुआ महसूस होगा। अब शिव महापुराण में कितनी संहिताएं होती हैं वो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं नीचे नाम भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहली जो संहिता होती है उसको विद्वेश्वर संहिता कही जाती है, और इसके बारे में भी देखिए, विद्वेश्वर संहिता ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के अंदर आप समझ पाइएगा, लेकिन शॉर्टकट में 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो इसी में पोस्ट करूंगा अगले बार से, जिससे कि आप ये चेक कर सकें कि उसके बारे में मैं और क्या क्या बताता हूँ। तो सबसे पहली जो संहिता है वो विद्वेश्वर संहिता है, सबसे पहली बात। दूसरी संहिता का नाम रुद्र संहिता है। तीसरी शत रुद्र संहिता कहते हैं। तो ये नाम आपको नीचे डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो चौथी संहिता होती है उसको कोटि संहिता कहते हैं। उसके बाद उमा संहिता आती है, कैलाश संहिता आती है और वायवीय संहिता आती है। इन संहिताओं का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है।
फॉर एग्ज़ाम्पल विद्वेश्वर संहिता जब आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा इसमें लिखा गया है कि किस प्रकार से जो हम लोग धारण करते हैं रुद्र, जो भी हम लोग धारण करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष, यानी रुद्राक्ष के बारे में जो हम लोग धारण करते हैं उसके बारे में लिखा गया है किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसका शेप होना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया। और भी बहुत सारी बातें जो हैं रुद्र संहिता में लिखी हुई है, विद्वेश्वर संहिता में लिखी हुई है, और आपको ये सब चीज़ें जानना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हिंदू धर्म की बातें हैं, और हमारा जो हिंदू धर्म है काफ़ी महान है, और हिंदू धर्म से ही ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष धर्म का उद्भव हुआ है, और नारद जी ने ही ज्योतिष विज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो आप लोग शिव महापुराण के बारे में एक एक टॉपिक थोड़ा बहुत आप भी पढ़िए, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर लिखा है कि अगर आप सच्चे मन से पढ़ते हैं तभी आपका जितने भी पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सच्चे मन से। जो केवल स्वार्थ भाव को लेकर इसको पढ़ेंगे उनका कभी भी ये चीज़ें सत्य नहीं होंगी, उनके लिए कभी ये फलित नहीं हो सकता है। और शिव महापुराण की जो 7 संहिताएं हैं, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। विद्वेश्वर संहिता है, उसके बाद रुद्र संहिता, उसके बाद आपका शत रुद्र संहिता, कोटि संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता और वायवीय संहिता, ये 7 प्रकार की संहिताएं हैं। और इन सभी को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके डेली भी अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस चैनल पर इसके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर दूँ। दूसरा जो प्रश्न आपका था वो महालक्ष्मी कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, महालक्ष्मी जो है वो 8 प्रकार की महालक्ष्मियाँ तो होती हैं। आप लोगों को पता होगा महालक्ष्मी देवी 8 प्रकार की होती हैं, और ये 8 प्रकार जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आज से जान ले, 8 प्रकार की महालक्ष्मी है, और हर महालक्ष्मी की सेवा करने से अलग अलग फल मिलता है। इनका क्या, किन देवी को सेवा करने से क्या फल मिलता है, ये अगले आने वाले एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी आपके सुविधा के लिए मैं इनका नाम भी डिस्प्ले में लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। पहला तो आदि लक्ष्मी होती हैं, दूसरा धन लक्ष्मी देवी जिसको दूसरा स्वरूप कहा जाता है। इसके अलावा धन के बाद धान्य लक्ष्मी, जनरली हम लोग कहते हैं धन धान्य से परिपूर्ण हो जाइए, तो तीसरा धान्य लक्ष्मी है जिसका डिस्प्ले में भी आप नीचे देख रहे होंगे। चौथे देवी को गज लक्ष्मी देवी कहते हैं। पंचम देवी को संतान महालक्ष्मी का नाम दिया जाता है। छठवीं देवी का जो नाम होता है वो धन लक्ष्मी के बाद, जैसे आपको टोटल मिलाकर आदि लक्ष्मी, ये सारी धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, उसके बाद लक्ष्मी देवी का नाम यहाँ पर 8वीं देवी का नाम रखा गया है। तो ये सारी देवियाँ जो होती हैं वो आपको एक एक करके हर कर्म को करने के लिए अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। नाम से भी क्लियर है, जैसे धन की कमी हो तो धन की पूजा तो सभी लोग धन देवी से ही करते हैं, ये सभी लोगों को पता है। धन की प्रॉब्लम आ गई उनको ही लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन ऐसी भी लक्ष्मी होती है जो धान्य कर देती हैं, धन धान्य। उसके बाद आदि लक्ष्मी, सबसे पहले लक्ष्मी देवी का जो स्वरूप है आदि महालक्ष्मी है। उसके बाद गज लक्ष्मी हो गई, संतान लक्ष्मी, संतान जिनको नहीं होती हैं उनको संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस तरीके से सारी देवियों के नाम डिस्प्ले में आपको दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो पंचांग है वो क्या कहता है। तो पंचांग के लिए
हम लोग बात करते हैं तो आज का जो पंचांग है वो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी डेली हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पर इसको शाम को 4 बजे से 4 बजे के आसपास पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि आप इसको देख लें। और इसमें चीज़ें लिखी रहती हैं। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको निश्चित रूप से ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें पंचांग का मतलब ही होता है, हर बार की तरीके से मैं बता दूं, 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। तो इन सभी को मिलाकर पंचांग बनाया जाता है, और शुभ और अशुभ चीज़ों को देखने के लिए पंचांग का प्रचलन है। चंद्रमा के मूवमेंट से ही पंचांग का निर्माण होता है, लेकिन आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम पंचांग के साथ साथ आपका जो चार्ट है उसके हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी जो गोचर में चंद्रमा की स्थिति चल रही है, चंद्रमा अभी भी गोचर में भरणी नक्षत्र में है, और शाम को 6:40 के आसपास इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, और ये कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। आपको पता होगा कि मेष राशि में 9 चरणें होती हैं, या किसी भी राशि में 9 चरण होती हैं। तो यहाँ पर जो 9 चरण होती हैं मेष राशि में, उसमें 4 चरण अश्वनी के, 4 चरण भरणी के, और 1 चरण कृतिका नक्षत्र के होते हैं। इनको मिलाकर मेष राशि बनती है। अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है, और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। तो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शुक्र के नक्षत्र से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं आपके चार्ट में क्या चीज़ निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला काम हम ये देखते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये टाइम रहने वाला है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मेष लगन में जो चंद्रमा है लगन में ऑलरेडी है, लेकिन नक्षत्र इसने कल शाम को 6:40 के बाद परिवर्तन करना है। और यहाँ पर शुक्र जो होता है अत्यंत मारक की संज्ञा दी गई है। हालांकि चंद्रमा की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन आपकी कुंडली में तत्कालिक मैत्रिता या तत्कालिक शत्रुता के हिसाब से पंचदा मैत्री जो चार्ट बनाया जाता है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल चंद्रमा की जो पोजीशन जो बता रही है, इसमें आज के दिन कुछ एक बड़ा काम जो आपने कई दिनों से सोचा था कि वो हो जाएगा, उसके पूर्ण होने की संभावना मेष लगन वाले जातकों को दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, और किसी पुराने रिलेटिव से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। संध्या काल 6:40 तक आपका समय बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, और राशि मेष के पहले चरण तक, तो पहले चरण तक, कृतिका के पहले चरण तक ये मेष में रहेंगे, लेकिन बाकी के जो 3 चरण हैं वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो कल का जो घटना रहेगा उसमें कृतिका प्रथम नक्षत्र तक ही रहेंगे, नक्षत्र के प्रथम चरण तक रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए धन की वृद्धि कराएंगे, और साथ में थोड़ा सा कफ या कोल्ड की शिकायत भी कल आपको हो सकती है। धार्मिक यात्राएं करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कल के दिन का उपाय है ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। आपका सुखेश जो होता है, वो जिससे सुख की प्राप्ति होती है, वो साक्षात शिव ही हैं जो आपको हमेशा सुख देते हैं। इसलिए सुख की प्राप्ति ज़रूर आपके लिए अगर नहीं मिल पाती है, मानसिक सुख से आप ग्रसित हैं या वंचित हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए, देखिए वृषभ लगन में अगर देखा जाए तो आपको चार्ट में जहाँ पे 2 नंबर लिख रहा है वो वृषभ लगन है। और यहाँ पर क्या घटनाएं घटित होने वाली है संक्षेप में मैं बता देता हूँ। देखिए वृषभ लगन को अभी भी एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अकस्मात कार्य क्षेत्र के कारण, यानी काम की अधिकता के कारण स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, अर्थात काम के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी ये सब चीज़ें दौड़ना लगा रहेगा, यानी ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग वर्क ज़्यादा आपकी रह सकती है। इसके अलावा संतान को जो कुछ परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से कमी होता हुआ आप महसूस करेंगे। और मानसिक शांति 6:40 के बाद जो संध्या काल, जैसे ही चंद्रमा आपके नक्षत्र से निकल के सूर्य के नक्षत्र में चला जाएगा, वैसे ही आपको मानसिक सुख यहाँ पे प्रदान करेगा। एक बार यहाँ पर मैं ज़रूर बता दूँ आप सभी लोगों को कि शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा को हालांकि नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के राशि में यानी सिंह लगन में शुक्र को सुख दशम स्थान की संज्ञा दी गई है, तो दशम स्थान अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी तरीके से वृष लगन में चतुर्थ स्थान सूर्य को दिया गया है, जो कि अत्यंत योग कारक माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे नेचुरल रूप से शत्रुता भले ही हो, लेकिन यहाँ पर आपको मानसिक सुख देगा और कई रुके हुए कार्यों को भी ये कराएगा। बड़े भाई बहनों से कुछ वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है, और साथ में जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की भी आपको लगेगा कि कुछ मतभेद आप लोगों के बीच में चल रहा है, पति पत्नी के बीच में। और साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का समय अत्यंत उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित होइए और पूरा मन लगाकर अपना एग्ज़ामिनेशन दीजिए। आपके एग्ज़ामिनेशन में उत्तीर्ण होने की संभावनाएं ज़्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। अब हम मिथुन लगन की बात कर रहे हैं। मिथुन लगन में देखा जाए चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी आपके इनकम में ज़रूर गई है, लेकिन चंद्रमा जो रहेगा वहाँ पर बहुत टाइम तक मतलब कल के दिन तक तो रहना है, उसके बाद ये 12th हाउस में चला जाएगा। तो कल के दिन आपको मानसिक रूप से किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। कोई भी कार्य कल आरंभ ना करें। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसको आप किसी लोगों से, जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनसे कंसल्ट करके ही आपको कल का काम करना चाहिए। लोन इत्यादि के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कल का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि कल के दिन अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें लोन से रिलेटेड कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपको माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट हो रहा था उसमें आप देखेंगे कि गिरावट अब ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा है, और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको कल के डेट में मिलेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके दशम स्थान पर बनी हुई है, और दशम स्थान का चंद्रमा आपको काफ़ी मेहनत कराएगा और काफ़ी रचनात्मक कार्यों से आप ग्रसित रहेंगे। और कुछ टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में कल के दिन में जिसमें कि हिम्मत अंदर से हारने की भी कंडीशन हो सकती है। गुप्त शत्रु के हावी होने के कारण, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे चाहिए कि पूरे अपने आत्मबल का यूज़ कीजिए, अपनी आत्मा को सुनिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद निर्णय लेकर ही कार्य कीजिए। इसके अलावा धन से संबंधित कोई विशेष नुकसान मुझे कल नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा मुझे फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। जीवन साथी से कुछ मतभेद होने की संभावना कल के दिन में हो सकती है जो कर्क लगन वाले जातक हैं। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा आपके नवम भाव में जा रहे हैं, और ऑलरेडी नवम भाव में साथ में भरण कृतिका नक्षत्र में 6:40 के बाद पहुंचेंगे। तो ये टाइम आपके लिए अत्यंत उत्तम है, और यहाँ पर आपको कल के दिन में कोई भी काम करना हो, किसी भी प्रकार का काम करना है, चाहे लोन का काम करना हो, चाहे किसी भी टाइप का काम करना हो, आपके लिए एक अच्छा समय है, और इसके फलीभूत होने की संभावना मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ। यानी कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कल आपको शुभ कार्य कर लेना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको लगातार अभी करते रहना चाहिए, और साथ में मानसिक पीड़ा अगर आपको उत्पन्न हो रही है बहुत दिनों से, तो यहाँ पर आप लाल चंदन का टीका लगाकर ही घर से निकलिए, या लाल केसर का टीका लगाकर ही घर से निकलिए, जिससे कि कोई निगेटिव ना हो। ओवरऑल देखा जाए, ना ही मुझे कल के दिन में सिंह लगन वाले जातकों के लिए फाइनेंस में प्रॉब्लम दिख रही है, ना ही कार्य क्षेत्र में दिख रही है। सभी चीज़ें जो है सामान्य ही दिख रही है।
कुछ नकारात्मक नहीं है। थोड़ा जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावनाएं गोचर में बन रही हैं। इसके अलावा कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा अष्टम में है, लेकिन 6:40 के बाद धीरे धीरे ये अष्टम में ही रहेगा, लेकिन कृतिका के पहले चरण में पहुंच जाएगा और ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। उससे पहले का टाइम अभी भी जल दुर्घटना होने का, दूषित पानी पीने से उधर संबंधित पीड़ाएं देने का, ये सब चीज़ें अभी भी गोचर में हो सकती हैं। आपके बड़े भाई बहनों से वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है, लेकिन आपका लग्नेश इस समय गोचर में उच्च का है, इसलिए सारी नकारात्मक चीज़ें खत्म हो जाएंगी और सारी सकारात्मक चीज़ आपके साथ ज़रूर यहाँ पर रहेंगी। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ मतलब कुछ रुकावट का आपको लगेगा कि कार्य जो होने वाले हैं वो 100% होने वाले हैं और अंतिम क्षणों में लगेगा कि मेरा काम तो पूर्ण हो ही नहीं पाया और समय का भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए ड्यूअल थिंकिंग पर ना सोचकर केवल गणेश जी की आराधना करते हुए आपको कल का काम करना चाहिए ऑफिस जगह पर, या आप बिजनेस करते हैं अपने स्थान पर, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी हो सके। गोचर में इस समय आपका लग्नेश उच्च का है और 2 नवंबर तक रहेगा, तो इस अच्छे समय का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं और गणेश जी की जितनी आराधना कर ले उतनी कम है आपके लिए। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे जाएगा और सप्तम स्थान पे जाने तक आपके दैनिक रोजगार में तो ये वृद्धि करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानसिक सुख में जो कमी थी उसको भी सही करेगा, लेकिन कुछ अंदर से बेचैनी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अज्ञात भय आपको हमेशा लगा रहेगा और कल के दिन एक्सीडेंट होने की भी चांसेस ज़्यादा है। वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि गोचर का फल है, ऐसा नहीं है कि सभी तुला लगन वालों का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तो बात आप भी जानते हैं कि गोचर का फल है, कुछ पर ज़्यादा कुछ पर कम, कल भी बता चुका हूँ। लेकिन अभी किसी प्रकार के लोन या किसी से उधार लेने का अगर आप लेना चाहते हैं तो कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन बाकी कार्यों के लिए, जैसे धार्मिक कार्यों के लिए आपका कल का दिन काफ़ी मंगलमय बीतेगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और छोटे भाई बहनों से जो संबंध खराब थे वो भी अब समय धीरे धीरे ठीक होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में छोटे भाई बहनों के साथ अभी भी मतभेद की स्थिति आपकी बनी रहेगी, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो आपके रोग स्थान पे जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कार्य व्यवसाय को लेकर या ऑफिस के काम को लेकर व्यस्तता ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, थकावट जल्दी आ जाएगी शरीर के अंदर। हालांकि बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है। दूर संचार माध्यमों से जो कई दिनों से चीज़ें अटकी हुई थी वो शुभ समाचार भी आपको देखने को मिलेगा और इस समय शनि देव की आप आराधना कर सकते हैं या आप अपने लग्नेश मंगल देव की आराधना कीजिए। और मंगल देव की आराधना करने के बाद अगर आप पुरुष हैं तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मंगल देव की आराधना कीजिए, अगर स्त्री हैं तो उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और ऐसा करने से आपका दिन मंगलमय होगा। और कल हो सके तो गौ माता को कुछ घास या चारा ज़रूर अपने हाथों से खिला दीजिए, जिससे कि दिन और अच्छा हो जाए, क्योंकि गुप्त शत्रु अभी भी आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्य का बोझ भी लगा रहेगा। अब धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में चंद्रमा पंचम में ज़रूर आपके हैं, तो सुख मानसिक सुख देना और साथ में आपके संतान के साथ आपका संबंध सही हो जाना, ऐसा तो धनु लगन वाले जातकों के लिए मुझे गोचर में दिख रहा है। लेकिन धन से संबंधित समस्याएं अभी भी रहेंगी, जब तक बृहस्पति शनि के साथ है तब तक धन की समस्या रहेगी, लेकिन इसके बाद भी कल का दिन आत्मबल से भरपूर रहेगा। लाख विपत्तियां आ जाए लेकिन उसको आप छोड़कर लगातार मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद आपका जो कर्म होगा, इस समय भाग्य से ज़्यादा आपका कर्म साथ देने वाला है और जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अंदर से जागृत हो जाएगी। किसी प्रकार के छोटे दुर्घटना के योग भी कल के दिन बन रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बड़े भाई बहनों से कोई काम निकलवाने में आप समर्थ हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं कल के दिनों में। लेकिन किसी को
अगर पैसे देना हो और कल का दिन हो तो कल का दिन आपको टाल देना चाहिए। कल के दिन अगर आपने पैसा दिया तो लंबे टाइम तक वो फंस सकता है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर जा रही है, और मकर लगन में चंद्रमा जो है मित्र मंगल की राशि में ही रहेगा। तो भले ही नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए शुक्र के नक्षत्र से परिवर्तन करके आपके सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन 6:40 से पहले जो भी काम करना है कल आप निपटा लीजिए। उसके बाद का समय जो रहेगा थोड़ा आपको कठिनाइयों का सामना करा देगा, क्योंकि वैसे भी सूर्य आपके लिए मारक की संज्ञा दी गई है, अत्यंत मारक बन जाते हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि आपकी बॉडी शनि से बनी हुई है, और सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी इनके बीच में मतभेद रहता है, तो यहाँ पर परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन कल का जो दिन रहेगा 6:40 तक का, संध्या काल तक बेहतरीन रहने वाला है। धार्मिक यात्राओं के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। और संतान को कुछ अगर कष्ट चल रहा था तो उस कष्ट में आप देखिएगा निवारण होता हुआ दिखाई देगा। अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य अब सही होता जा रहा है। लेकिन कल घर से निकलते समय शनि भगवान को याद करते हुए ही आपको घर से निकलना चाहिए, जिससे कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो। और दूसरी चीज़, दूर संचार माध्यमों से कल का दिन भी आपको लाभान्वित देने वाला है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए आप जब भी बात कीजिए वार्तालाप करते समय वाणी को संयम में रखिएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन में चंद्रमा की जो गोचर है वो आपके पराक्रम स्थान पर मित्र मंगल की राशि में गए हैं। तो यहाँ का जो चंद्रमा है आपको अकस्मात काफ़ी मेहनत कराएगा, और देखा जाए तो यहाँ पर मेहनत के साथ साथ गुप्त शत्रुओं का नाश भी करने वाला ये चंद्रमा होगा। शत्रु इस समय गोचर में आपके बहुत सारे बढ़े हुए हैं, जो कि एक्चुअली सही वर्ड कहा जाए तो गुप्त शत्रु हैं। वो छिपे हुए शत्रु हैं, और छिपे हुए शत्रुओं का निकल कर सामने आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो छुपा कहाँ पर है, कौन है शत्रु, तब तक आपको परेशानियां रहेंगी। लोन से संबंधित अगर कोई काम करना हो तो कल कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी कल के दिन आप धन अगर देना चाहते हैं तो धन एज अ लोन नहीं दे सकते हैं। एज अ लोन ले सकते हैं, लेकिन एज अ लोन धन किसी को नहीं देना चाहिए। और शेयर सट्टा लॉटरी से कल के दिनों में थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है, और वो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस समय केवल और केवल शनिदेव की आराधना कीजिए, जिससे कि आपका दिन और अच्छा बीते। शाम को 6:40 के बाद का जो दिन है थोड़ा कष्ट की अनुभूति या शरीर में दर्द होना या कार्य की अधिकता के कारण मानसिक थकावट का अनुभव आप कर पाएंगे। अब हम अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा है आपके गले में पहुंच रहे हैं, यानी द्वितीय स्थान पर पहुंचे हैं, और धीरे कुछ ही टाइम में ये कृतिका नक्षत्र के जब दूसरे चरण को क्रॉस करेंगे तब ये पराक्रम में पहुंच जाएंगे। अभी आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। जल क्षेत्र से अभी भी आपको दूरी बनाना है। कोल्ड कफ होना आपके लिए सामान्य सी बात रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस लगाने का या नए इन्वेस्टमेंट करने का, तो एकदम बिल्कुल सही समय है कल के लिए। कल के शुभ मुहूर्त में आप नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो अभी आपके लगन के रिस्पेक्ट में ग्रहों की दशा अच्छी चल रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं कल के दिन में मैं देख रहा हूँ आपको परेशान कर सकता है, तो उधर संबंधित कोई भी समस्याएं हों तो उसको सीरियस लीजिएगा, उसको मजाक में मत लीजिएगा। और कल का दिन हालांकि कुछ कठिनाइयाँ थोड़ा दोपहर के समय मैं देख पा रहा हूँ, 3:15 से लेकर 7:15 तक का जो टाइम है, दोपहर से लेकर संध्या तक का टाइम, थोड़ा सा कार्य की अधिकता के कारण मानसिक थकान का आप अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मैं गोचर में देख पा रहा हूँ। इसके अलावा कल के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निकलिए, और साथ में लाल चंदन की लकड़ी का जो बुरादा होता है उसका तिलक ज़रूर लगाइए, नहीं तो केसर का तिलक लगा कर ही घर से निकलिए। और गौ माता को कुछ खाने के लिए ज़रूर आप
दे दें तो वो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा बनाएगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 22 अक्टूबर का राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर KM सिन्हा। जाते जाते आप ज़रूर ये बताते जाइएगा कि ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, और आपके कोई रोचक क्वेश्चन हो एस्ट्रोलॉजी से या धर्म से, आप कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।